हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर ममता राठी। डॉक्टर ममताज़ एजुकेशनल प्लेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगी हमारे नेट सेट के प्रिपरेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो लोग टीचिंग फील्ड में अपना करियर करना चाहते हैं और जो लोग लेक्चरर या प्रोफेसर होने के लिए अपना करियर बना रहे हैं, तो उनके लिए इस वीडियो में मैं कुछ प्रिपरेशन टिप्स लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, चलिए हम लोग जानते हैं कि कैसे नेट या सेट एग्ज़ाम को पास आउट कर दिया जाए। अब जैसे कि हमें पता है कि नेट सेट एग्ज़ाम हमारी नेशन की एक वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम के नाम से भी जानी जाती है। अब इसको अगर हम रेगुलर बेसिस पे अगर पढ़ाई करते जाएं तो ये वाली एग्ज़ाम हम बहुत जल्दी पास आउट हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं नेट सेट प्रिपरेशन के टिप्स के बारे में। अब जिन कैंडिडेट्स ने यूजीसी नेट सेट के लिए अप्लाई किया हुआ है, उन लोगों को अपना प्रिपरेशन टाइम के साथ शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी भी कहा, ये हमारे नेशन की एक टफेस्ट एग्ज़ाम है। तो हम लोग इस वीडियो में अब इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि नो योर सिलेबस, प्रिपेयर नोट्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स, टाइम मैनेजमेंट, प्रिपेयर ऑन टाइम, एग्ज़ाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो दोस्तों, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के हम लोग मतलब समझते हैं और इन चीज़ों के हेल्प से हमारी नेट सेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये मैं आपको बताऊंगी। ये सारी जो चीज़ें मैंने यहाँ पर दी हैं, ये हमारी टिप्स हैं हमारी स्टडी को लेकर। तो हम एक एक को लेकर बात करेंगे और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे नेट सेट प्रिपरेशन टिप्स के बारे में। अब नेट सेट के लिए हम लोगों को सबसे पहले जानना ये ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग किस एरिया में हमारी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है, नेट सेट के लिए सर्टिफाइड एरियाज़ है, मोर देन 30 एरियाज़ में आप नेट और सेट की एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चूज़ करना होता है आपका सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए आपके सिलेबस के बारे में। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये एग्ज़ाम जो है वो 2 सेशन में कंडक्ट की जाती है। पेपर फर्स्ट में जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं और पेपर सेकंड में कंसर्न सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर हमें नेट सेट के बारे में प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले हम लोगों को हमारी सिलेबस को थरोली चेक करना होगा, हमारी सिलेबस को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना होगा और हमारे सिलेबस के हर टॉपिक को अकॉर्डिंगली हमें स्टडी करना होगा। तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारा सिलेबस। तो दोस्तों, अगर आप नेट सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और अपना सिलेबस डाउनलोड करके अपने सिलेबस में कितने टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स की लिस्ट आप राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हमारी जो प्रोसेस आएगी वो होगी प्रिपेयरिंग नोट्स। जी हाँ दोस्तों, अब जब एग्ज़ाम प्रिपरेशन का टाइम होता है तो हमें रेगुलर बेसिस पर हमारे नोट्स को प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है। अब हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर हम नोट्स निकालेंगे और उसी के साथ साथ हमारे जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है उसके ऊपर भी हम लोग नोट्स निकालेंगे। हमारे नोट्स जो हमें निकालने हैं वो हमें राइटिंग में निकालने हैं। अब राइटिंग में अगर आप नोट्स निकालेंगे तो आपको ईजीली सारे पॉइंट्स याद रखने हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स आप खुद राइट कर रहे हैं तो आपको वो रिमेंबर करना ईजी हो जाएगा। और ये जो नोट्स आप निकाल रहे हैं वो नोट्स आपको रिवीजन के लिए भी काम आएंगे, यानी कि जैसे कि आप नोट्स निकाल रहे हैं तो उन नोट्स के साथ साथ आपके करंट नोट्स भी निकल जाएंगे और ये जो करंट नोट्स हैं वो करंट नोट्स आपको रिवाइज मतलब रिवीजन के टाइम पे या फिर जब आप स्टडी कर रहे हो शॉर्ट टाइम में, अगर आपको आपका पूरा सिलेबस देखना है तो वो टाइम पे भी ध्यान में आ सकता है। तो मेरी राय में दोस्तों, जब कभी भी नेट सेट के प्रिपरेशन में अगर आप जा रहे हो तो आपका सिलेबस जो है, उस सिलेबस के हर टॉपिक के जो नोट्स हैं वो नोट्स आपको खुद निकालने हैं, खुद स्टडी करके निकालने हैं। अब नोट्स निकालने की एक प्रोसीजर होती है दोस्तों कि किस तरह से नोट्स निकाले जाएं।
अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर टॉपिक के लिए हमारे पास रेफरेंस बुक्स, टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हो जाते हैं किसी भी लाइब्रेरी में। तो सबसे पहले आपको वो सारे रेफरेंस बुक या वो सारे टेक्स्ट बुक्स कलेक्ट करना है। उन बुक्स में आपको आपके टॉपिक को रीड करना है। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कई बुक्स में ऐसा होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो कुछ बुक्स की लैंग्वेज हमें ईजी लगती है, तो कुछ बुक्स की लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती है। तो आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा कि कौन सी बुक की लैंग्वेज आपके लिए सूटेबल है, तो उस बुक को आप रेफ़र कीजिए। और बहुत बार ऐसे भी हो जाता है कि कोई पॉइंट एक बुक से समझ आता है तो दूसरा पॉइंट दूसरे बुक से समझ आता है। तो नोट्स निकालते समय आप हमेशा 2 या 3 किताबों का इस्तेमाल करें और इन 2 या 3 किताबों में आप आपके नोट्स को कलेक्ट करें। अब किसी एक पॉइंट अगर आपने एक बुक से रेफ़र कर लिया है तो वो पॉइंट आप आपकी नोटबुक में लिख दें। जो पॉइंट आपको जिस बुक से अच्छा लगता है वो पॉइंट आप आपकी नोटबुक में लिख दें। इस तरह से एक कंबाइंड नोट्स आपके खुद के तैयार हो जाएंगे, जो कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ बुक्स रहेंगे। अलग अलग बुक्स से अलग अलग पार्ट लेके आप आपके नोट्स बना रहे हो और वो जो नोट्स बन रहे हैं वो बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, जैसे कि आपको अंडरस्टैंड हो रहे हैं, आपको पता चल रहे हैं, उस लैंग्वेज में आपके पास तैयार हो जाएंगे। आपके खुद के नोट्स आपके पास तैयार हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप खुद नोट्स बना रहे हो और खुद लिख रहे हो नोट्स, तो आपकी आधी पढ़ाई यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि पहले आप 2-3 बुक में से रीड कर रहे हो, उसमें से जो अच्छा लगे उसे आप राइट भी कर रहे हो। तो इस तरह से आपकी मोर देन 70% जो स्टडी है वो आपके प्रिपरेशन ऑफ नोट्स के टाइम पे हो जाएंगी। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रेगुलर बेसिस पे हर टॉपिक पर नोट्स निकालें और वो नोट्स को खुद के हाथों से लिख कर वो अपनी एक नोटबुक बनाएं या फिर अपने नोट्स को तैयार कर लें। अब इसके आगे बारी आती है हमारे प्रैक्टिस की। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है? अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया है, सिलेबस के टॉपिक आपको पता चल गए हैं, हर टॉपिक को लेकर आपने आपके नोट्स भी निकाल दिए हैं। अब नोट्स निकालने के बाद अगली स्टेज आती है कि आपको प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स है उन क्वेश्चन पेपर्स को भी देखना है और उन क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करना है। अब इन क्वेश्चन पेपर्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और उसको सॉल्व करते ही आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। अब लास्ट ईयर के या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो हर एक टॉपिक के बारे में या फिर हर एक सिलेबस के बारे में भी आपको एक आइडिया आ जाएगी कि किस टॉपिक पर कितना फोकस किया गया है या फिर किस टॉपिक पर हम लोगों को ज़्यादा स्टडी करनी है। और अगर कैंडिडेट किसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए डिफ़िकल्टी भी महसूस करता है तो वो अपने टीचर्स या अपने सीनियर्स को इस बारे में कंसल्ट भी कर सकता है। यानी कि ये अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट में, या फिर आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझने के लिए, या फिर आपको घर बैठे एक रिवीजन के लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकता है। अब दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व कर रहे हो वही क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे। ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों, क्वेश्चंस तो हमेशा अलग ही रहते हैं। बट ये वाली चीज़ आपको तब हेल्पफुल होती है जब आपको पेपर पैटर्न समझना होता है, जब आपको आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना होता है, या जब आपको आपकी मार्किंग स्कीम के बारे में या फिर टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता करना होता है। तो ये वाली जो स्टेप होती है वो स्टेप होती है आपकी स्टडी के बाद करने की, यानी कि पहले की आपको स्टडी करनी है और स्टडी करने के बाद आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। अब कैंडिडेट को अपना टाइम इफ़िशिएंटली मैनेज करना होता है अपनी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम लिमिट होती है, हर पेपर को टाइम लिमिट दी गई है और उस टाइम लिमिट में आपको आपका पेपर सॉल्व करना होता है। तो आपको जितने मॉक टेस्ट के पेपर हो सके उतने सॉल्व करने हैं, ताकि आपको आपकी जो पेपर सॉल्विंग स्पीड है वो स्पीड को इंक्रीज़ करना हो जाएगा और आपके जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस की एक्यूरेसी को भी आपको मेंटेन करना ईजी हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर जो है वो आप सॉल्व करें, जिससे कि आपको टाइम मैनेजमेंट करने में हेल्प हो जाएगी।
अब जैसे कि हम लोग जानते हैं, अब आगे मैं बात करूंगी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और मार्किंग स्कीम के बारे में। तो हम लोगों को पता होते हैं कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ईच क्वेश्चन के लिए टाइम अलॉटमेंट हम लोग अभी से करके रख दें कि हमें एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना है और उतने टाइम में हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। समझ लो दोस्तों कि एक क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं उस क्वेश्चन के बारे में, तो विद इन दैट टाइम लिमिट यू हैव टू पास दैट क्वेश्चन एंड यू हैव टू गो टू द अनदर क्वेश्चन। अगर आपके पास टाइम बचे तो आपको फिर से उस क्वेश्चन पर आना है, अगर आपके पास टाइम नहीं बचे तो आपका जो टाइम है अगले क्वेश्चंस का वो इस क्वेश्चंस में ना जाए, इसका भी ध्यान रखना है। तो टाइम अलॉटमेंट जो है वो टाइम अलॉटमेंट आपको ईच क्वेश्चन के हिसाब से करना होगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप मॉक टेस्ट दें, टाइम लगाकर आप आपके टेस्ट पेपर को सॉल्व करें और टेस्ट पेपर को अरेंज करें, ताकि आपको पता चले कि कितने टाइम में आप कितने क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं और कितने क्वेश्चंस आपके एक्यूरेट यानी कि करेक्ट आते हैं। तो ये मॉक टेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए। अब इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है नेट सेट के लिए, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए कि आपको टाइम पर प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। देखो, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं वो सडनली प्लान कर देते हैं कि यार मैं नेट सेट की एग्ज़ाम दे दूंगा। तो ऐसे तो नहीं चलता है दोस्तों। अब ये जो एग्ज़ाम है, जैसे कि मैंने कहा, वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ आवर नेशन, ऑफ आवर कंट्री, तो हमें टाइम के साथ उसको प्रिपेयर करना ज़रूरी है। अब इसका प्रिपरेशन जो है वो एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स पहले आपको शुरू कर देना है। अगर आप कंटिन्यूस स्टडी कर रहे हैं और मैंने जैसे बताई उन सारी टिप्स को ध्यान में रखकर अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो 6 मंथ्स में आप एग्ज़ाम देने के लिए सेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका गोल पहले से डिसाइड हो चुका है, पहले से आप समझ चुके हैं कि आपको नेट सेट देनी है, तो आप राइट फ्रॉम योर मास्टर्स एजुकेशन इसकी तैयारी कर सकते हैं। और आप मास्टर्स एजुकेशन से अगर अपने नोट्स प्रिपेयर करने शुरू कर देंगे तो आई विल डेफिनेटली 100% बेट ऑन यू कि आप आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी सेट या नेट की एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, उसको पास आउट कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पहले से अगर इसके लिए प्रिपेयर होंगे तो रिजल्ट्स अच्छे से मिलेंगे। अगर आप सडनली कुछ प्लान करते हो तो आप घाई हो जाती है और आप जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें भूल जाते हैं या कुछ टॉपिक छोड़ जाते हैं और कुछ मेन टॉपिक को लेकर आप आगे बढ़ते हैं और फिर आपको फेल्यूर आता है और फिर आप ऐसे महसूस करते हैं कि ये एग्ज़ाम हमारे बस की बात नहीं। तो दोस्तों ऐसे नहीं है। वेल प्रिपरेशन के साथ आप किसी भी एग्ज़ाम को अगर सॉल्व करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर जाते हैं, तो वो जो प्रिपरेशन होता है वही प्रिपरेशन आपकी कॉन्फिडेंस बन जाती है। तो दोस्तों कम से कम 6 महीने आपको इस नेट सेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना होगा, आपको उसके ऊपर स्टडी करनी होगी। अब हम जानेंगे हमारे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। अब यूजीसी की नेट सेट एग्ज़ाम जो होती है वो उसका एक खास एग्ज़ाम पैटर्न होता है। अब कैंडिडेट को एग्ज़ाम मोड के बारे में, एग्ज़ाम के मीडियम के बारे में, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, टोटल मार्क्स के बारे में, मार्किंग स्कीम के बारे में ये एग्ज़ाम पैटर्न हेल्प करता है। अब हम देखेंगे कि ये एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है। अब ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो ऑनलाइन मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। एग्ज़ाम पेपर जो कंडक्ट होंगे वो 2 सेशन में कंडक्ट होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 में। देन पेपर 1 जो होगा उसमें फर्स्ट पेपर और पेपर सेकेंड में सेकेंड सेशन में सेकेंड पेपर होगा। यानी कि फर्स्ट जो क्वेश्चन पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा और जो क्वेश्चन पेपर है पेपर फर्स्ट सेशन में होगा और पेपर सेकेंड सेशन में होगा। अब क्वेश्चन पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जिसमें आपको 4 मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएंगे या फिर ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिनमें से एक करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपको उस करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। अब फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चंस है वो टीचिंग या रिसर्च एप्टीट्यूड पर बेस होंगे। यानी कि फर्स्ट पेपर जो है वो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे बेस्ड होगा और उसी के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
और क्वेश्चन जो सेकेंड पेपर में आपको पूछे जाएंगे, सेकेंड पेपर के क्वेश्चन जो होंगे वो आपके रिलेटेड सब्जेक्ट्स के साथ होंगे, यानी कि आपने जो स्ट्रीम चूज की है उस स्ट्रीम के वो सारे क्वेश्चंस होंगे। टाइम ड्यूरेशन जो होता है पेपर फर्स्ट के लिए 1 आवर होगा और पेपर सेकेंड के लिए 2 आवर्स आपको मिलेंगे। अब आपको 50 क्वेश्चंस पेपर फर्स्ट में सॉल्व करने हैं और 100 क्वेश्चंस पेपर सेकेंड में सॉल्व करने हैं। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी टू अटेम्प्ट, सभी क्वेश्चंस आपको कंपल्सरीली अटेम्प्ट करने हैं, कोई और नहीं है वहाँ पर। आपको 150 क्वेश्चंस सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और कैंडिडेट्स को ईच क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, यानी कि अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के लिए आएगा। तो ये होगा हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। शॉर्ट में अगर हम लोग कहें तो हमारा ये जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि ऑनलाइन मोड में होगा। पेपर 1 और पेपर सेकेंड में ये एग्ज़ाम होगी। पेपर 1 के लिए 1 आवर, पेपर सेकेंड के लिए 2 आवर मिलेंगे। पेपर 1 में टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे और पेपर 2 में आपका जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उस रिलेटेड सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। क्वेश्चंस जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। राइट क्वेश्चन के लिए अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। कोई निगेटिव मार्किंग सिस्टम यहाँ पर नहीं होगी दोस्तों। तो ये है हमारा एग्जाम पैटर्न। इसी के साथ हम लोग देख लेंगे हमारी मार्किंग स्कीम कैसे है। अब जैसे कि यहाँ पर क्लियरली मैंने दिखाया है, पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स होंगे। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि हर क्वेश्चंस के लिए 2 मार्क्स है और टाइम ड्यूरेशन जो है वो 1 आवर का मिलेगा। और पेपर सेकेंड जो है उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स जो है वो 200 मार्क्स होंगे और ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स का ड्यूरेशन मिलेगा। इन टोटल आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं नेट सेट एग्जाम के लिए और मार्क्स, टोटल मार्क्स है आपके 300 और टोटल टाइम ड्यूरेशन आपको होगा 3 आवर्स का। तो इस तरह से आप आपके नेट सेट एग्ज़ाम की मार्किंग स्कीम के बारे में समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम बात करें तो कोई भी कैंडिडेट जिसने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है उसको एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए अपनी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, यानी कि अपने मास्टर्स में, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको एटलीस्ट 55% मार्क चाहिए तो आप ये नेट या सेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी या ट्रांसजेंडर कैटेगरी से हैं उनके लिए 50% मार्क्स का स्लैब रखा हुआ है, यानी कि मास्टर्स डिग्री में अगर इन कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने 50% मार्क्स अगर कवर कर लिए हैं तो वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे हमारी नेट सेट एग्ज़ाम के लिए। जो कैंडिडेट्स पीएचडी होल्डर है और उन्होंने उनकी मास्टर्स डिग्री 19 सितंबर के पहले कंप्लीट कर दी है, उनको टोटल मार्किंग स्कीम में 5% जो मार्क्स है उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि पीएचडी डिग्री होल्डर को 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन ऐसे पीएचडी होल्डर जिनका मास्टर्स यानी कि जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री 19 सितंबर 1991 के पहले आ चुकी है तो वो सब भी एलिजिबल हो जाएंगे। जो लोग मास्टर्स की डिग्री की एग्ज़ाम दे चुके हैं और रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं वो लोग भी नेट सेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो नेट सेट की एग्ज़ाम देते हैं और नेट सेट की एग्ज़ाम पास भी हो जाते हैं तो उनको उनकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है वो आपके रिज़ल्ट के, यानी कि नेट सेट के रिज़ल्ट के 2 ईयर्स के अंदर अंदर आपको लेनी चाहिए। यानी कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट नहीं हुए हैं अभी तक या आपका कोई पेपर बैक रह चुका है और अगर आप सेट नेट पास हो गए हैं तो आपको 2 साल का टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा कि जिसमें आपको आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री को कंप्लीट करना है। तो दोज हु आर अप्लाइंग या फिर दोज हु हैव गिवन एग्जाम्स, दैट कैंडिडेट्स कैन आल्सो अप्लाई फॉर द नेट सेट एग्जाम्स। अब जूनियर रिसर्च फेलोशिप के बारे में हम लोग बात करेंगे। जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि जो कैंडिडेट्स रिसर्च के लिए नेट सेट देना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमारे पास प्रोविज़न हो जाता है नेट सेट में।
अब जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए कैंडिडेट की जो एज लिमिट है वो 30 इयर्स है, यानी कि 30 इयर्स से ज़्यादा एज के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप नहीं दी जाएगी। अब ये 30 इयर्स का जो रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन मिलेगा वीमेन कैंडिडेट्स के लिए, उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और उसी के साथ साथ SC, ST, OBC, PWD और ट्रांसजेंडर कैटेगरी को भी ये 5 साल का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो अलाउड किया गया है। और फिर जो कैंडिडेट है जो जिनके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है उनको भी टाइम रिलैक्सेशन रिसर्च वर्क के हिसाब से या फिर सब्जेक्ट रिलेटेड के हिसाब से या फिर अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के हिसाब से उनको रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल से कम होनी चाहिए। 30 साल के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद हम लोग बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो उनको कोई भी एज लिमिट नहीं है, यानी कि वो कैंडिडेट जो है जिन्हें नेट सेट की एग्ज़ाम देनी है उनके लिए अपर एज लिमिट कोई भी नहीं दी गई है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और जो कैंडिडेट्स जिन्होंने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है या जिन्होंने PhD डिग्री कंप्लीट की है या PhD डिग्री कंप्लीट करने में है तो वो कैंडिडेट्स भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स के पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप CSIR की JRF से है या फिर UGC JRF से है तो बिफोर 1989 के पहले का उनके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और अगर ये सर्टिफिकेट उनके पास है तो उन लोगों को नेट सेट की एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें एग्जम्पशन भी मिल सकता है इसमें से। जिन कैंडिडेट ने सेट की एग्ज़ाम दी है और जिनके पास सेट का स्कोर कार्ड है, यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का स्कोर कार्ड है, वो भी UGC नेट एग्ज़ाम के लिए एग्जम्पशन ले सकते हैं या फिर उन्हें भी इस एग्ज़ाम को अपीयर होने के लिए एग्जम्पशन मिल सकता है। बस एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है कि सेट सर्टिफिकेट जो है वो 1 जून 2002 के पहले का होना चाहिए। अगर वो पहले का है तो ही आपको वो एग्जम्पशन मिल सकता है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो कोई भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस इंडिया के जो है उनमें अगर आपके पास सेट सर्टिफिकेट है 1 जून 2002 के पहले का तो वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं विदाउट क्वालिफाइंग नेट एग्जाम्स। विथ द क्वालिफिकेशन ऑफ सेट एग्जाम्स ऑल्सो दे कैन अप्लाई फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। तो ये है हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे नेट सेट एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से अगर आप ठान लें तो ये जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है नेट या फिर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है सेट, ये आप पास आउट कर सकते हैं। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर इन टिप्स को आप ध्यान में रखते हैं तो आप आपकी एग्ज़ाम को पास आउट करने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे दोस्तों। बस आपको ध्यान में रखना है कि आपको आपका सिलेबस अच्छे से देखना है, फिर आपको आपके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, आपको बहुत सारे प्रीवियस एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, आपको आपका टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको एग्ज़ाम के लिए एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले प्रिपेयर होना है और आपको आपकी एग्ज़ाम का पैटर्न और आपकी मार्किंग स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों के साथ अगर आप जाएंगे तो मैं 100% दावे के साथ कह सकती हूँ दोस्तों कि आप आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपके सेट या नेट एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी टिप्स आपकी प्रिपरेशन में आपको मददगार साबित होंगी। ये सारी टिप्स के साथ आप पढ़ाई कीजिए और आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस को डालना ना भूलिए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पर दे दूँगी। तो दोस्तों प्रिपेयर कीजिए अपने नेट सेट के लिए और रेडी हो जाइए अपने करियर को सेट करने के लिए। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर करियर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। जो लोग नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि आप सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के बारे में पता चले और आपको नई नई जानकारी प्राप्त हो। तो दोस्तों तब तक आप देखते रहिए, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।